और जिस गोले से दक्ष सेन ने अध्ययन किया था वह गायब हो गया जब वह अपनी वास्तविक दुनिया में वापस गया। क्या आपको उस जगह पर कोई टूटा हुआ टुकड़ा मिला? दक्ष ने एक विचारशील भाव के साथ पूछा। उस जगह पर कोई टूटा हुआ टुकड़ा नहीं था और यह पूरी तरह से खाली था। इसके अलावा हमारे पास 3 ओब नहीं थे। हमारे पास महान गुरु दक्ष सेन के प्रकट होने से पहले केवल 2 ओब थे। जहाँ तक रानी मिया को दिया गया ओब का सवाल है, वह कहाँ से आया? मैं आपको इसका उत्तर दे सकता हूँ। ये हमारे पिछले जनजाति नेता को मिला था, जो एक दिन उस ओब के साथ अपनी यात्रा से जनजाति में वापस आया था, बाला ने दक्ष को समझाया। ओह, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मुझे अब निकलना होगा, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। क्या तुम रानी को इस बारे में बताओगे? बाला ने चिंतित नजर से पूछा। मुझे उस लड़की को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने जाते समय हल्का सा मुस्कुराया। दक्ष बाहर की ओर चला गया और सोचता रहा। इस दुनिया में कई रहस्य हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास उन सभी के बारे में सोचने का समय नहीं है। साधना ही मायने रखती है, लॉन्ग चेन ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर मैं एल्फिया जनजाति में वापस जाता हूँ, तो इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि मैं कल से पहले स्थानिक यात्रा का उपयोग नहीं कर सकता। ओह ठीक है, यहाँ भी खेती करने के लिए एक अच्छी जगह है। दक्ष ने महल से बाहर निकलते हुए सोचा। वह महल के पीछे की ओर चला गया और मंदिर में प्रवेश किया, जहाँ उसे बर्फ का गोला और अंतरिक्ष का गोला मिला। अब यहाँ कोई गार्ड नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ कोई ओब नहीं था, इसलिए मिया को लगा कि यह जगह अब सुरक्षा के लायक नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि उसे यह एहसास होने में कितना समय लगेगा कि उसका ओब वापस वहीं आ गया है जहाँ वह पहले था। दक्ष ने मंदिर के अंदर बर्फ के ओब के नियम को देखते हुए सोचा। दक्ष ने ओब को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि वह इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। वह जमीन पर बैठ गया और उसने अपने स्थानिक वलय से अंडा निकाला और उसे अपनी क्यूई से खिलाना शुरू कर दिया। इसे खत्म करने के बाद दक्ष ने आखिरकार एक बार फिर अपनी साधना शुरू कर दी। दक्ष मंदिर के अंदर अपनी साधना में खोया हुआ था, जबकि बाहरी दुनिया ने अंततः अपनी शांति बनाए रखी थी। एक दिन बाद दफन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। सभी जनजाति के नेता अपनी सेना के साथ चले गए। उन्हें घायल अवस्था में अपनी यात्रा को यथासंभव आरामदायक बनाने के लिए बंशी जनजाति द्वारा शानदार गाड़ियां प्रदान की गईं। बंशी जनजाति ने भी अपने लोगों को एल्फिया जनजाति के पास भेजा ताकि वे अपने युवा और बुजुर्गों को वापस ले जा सके क्योंकि खतरा टल चुका था। हालांकि रानी को पता चला कि दक्ष ने मंदिर में प्रवेश किया है, उसने इसमें शामिल न होने का फैसला किया और दक्ष को जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि दक्ष इस दुनिया में एक देवता जैसा अस्तित्व था, क्योंकि वह एक राक्षस सम्राट को भी इतनी आसानी से मार सकता था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। राक्षस शहर में राक्षस सम्राट बलान को युद्ध के परिणाम और राक्षस सेना की करारी हार के बारे में पता चल गया था। वह जानता था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इस पर पछतावा करने और तारास और शेंटिया को यह मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने से रोकने में अपनी असमर्थता के बाद, उसने भविष्य में ऐसा कुछ फिर से होने से रोकने के लिए कुछ करने का फैसला किया। उसने एक आदेश जारी किया कि किसी भी राक्षस को कभी भी राक्षस जंगल से बाहर निकलने या किसी अन्य जनजाति के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें अनंत काल तक अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक रहना था। जो कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसे हर राक्षस द्वारा क्रूरतापूर्वक मार दिया जाएगा। उन्होंने इस त्रासदी के बारे में एक किताब में लिखने का भी फैसला किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस तरह के मूर्खतापूर्ण फैसले लेने से सावधान किया जा सके जो उनके पतन का कारण बन सकते हैं। उन्होंने यह अनिवार्य कर दिया कि यह किताब हर राक्षस के लिए वयस्क होने पर पढ़ना अनिवार्य हो। सब कुछ करने के बाद राक्षस सम्राट बलान राक्षस जंगल में चला गया और इंतजार करने लगा, किसी आपदा के आने का इंतजार करने लगा। एक और दिन बीत गया। अल्फिया जनजाति के अंदर एक दफन हो रहा था। अल्फिया जनजाति के उप प्रमुख का दफन। जिया को सामने देखा जा सकता था और अपने मृत पिता को देखकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
वह बेसब्री से अपनी सेना के लौटने का इंतजार कर रही थी और जब उसने सुना कि सेना वापस आ गई है तो वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखें अपने पिता को देखने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। लेकिन जब जनजाति के नेता तेनशा गाड़ी से बाहर निकले और उसे बुलाया तो उसकी पूरी दुनिया उलट गई। जब उसने अपने पिता को गाड़ी के अंदर लेटे देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वास्तव में हो रहा है। जल्द ही दफन की व्यवस्था कर दी गई। उस पल को बीते हुए कई घंटे हो चुके थे लेकिन उसके आंसू नहीं रुके। जनजाति का नेता तेनशा पीछे से उसके पास आया और उसने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे सच में बहुत दुख है छोटी जिया, ये सच है कि तुम्हारे पिता मुझे बचाने की कोशिश में मारे गए, इसलिए एक तरह से मैं ही अपराधी हूँ जिसने उनकी मौत का कारण बना। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसने उदास आवाज में कहा। यह आपकी गलती नहीं है चाचा तेनशा, आप हमारे कबीले के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे और मेरे पिता भी, उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, इसलिए मैं आपको दोष नहीं दे सकती, जिया ने रूखे स्वर में कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। हालांकि वह अपने अंतिम शब्द पूरे नहीं कर पाया। मुझे पता है कि वह मुझसे क्या कहना चाहता था। वह तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था और मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का पूरा इरादा रखता हूँ, तेनशा ने कहा और उसने दफन होने वाली जगह की ओर देखा। ठीक है चाचा तेनशा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पुराने घर में रहना चाहती हूँ, जिया ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करूंगा, लेकिन जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताएं। अब तक मेरे सिर्फ 2 बेटे थे, लेकिन अब आप भी उस परिवार का हिस्सा है, तेनशा ने धीरे से कहा और वापस चलते हुए उसे कुछ जगह देने का फैसला किया। टेरा पीछे खड़ा रहा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह आगे बढ़कर जिया को सांत्वना देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था जब उसे शांति की जरूरत थी, लेकिन वह उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह खड़ा रहा और सोचता रहा कि क्या करे। जल्द ही दफन पूरा हो गया और सभी ने जो कहा वह कहने के बाद तथा उप प्रमुख जू से जुड़ी अपनी सबसे बड़ी यादें साझा करने के बाद सभी लोग वापस चले गए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। बंशी जनजाति के मंदिर में वापस आकर 2 दिनों की साधना के बाद लॉन्ग चेन ने अंततः अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। 8वें चरण के स्वर्ण कोर क्षेत्र का शिखर अद्भुत। अगर मैं यहाँ रह सकता तो मैं आसानी से साधना के शिखर को प्राप्त कर सकता था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम सपना देख रहे हो, पास से एक उपहासपूर्ण आवाज आई। क्यों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ? दक्ष ने उलझन में पूछा। आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप उसी गति को बनाए रख सकें, लेकिन क्या आप समय फैलाव के बारे में भूल गए? इसके अलावा भले ही समय से संबंधित कुछ भी न हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्वर्ण कोर क्षेत्र का शिखर ही वह सर्वोत्तम है जिसे आप इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं, जुन ने समझाया। क्यों? दक्ष ने पूछा। इस दुनिया की क्यूई पर्याप्त नहीं है। हालांकि आप इस दुनिया में तेजी से साधना कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इस दुनिया की क्यूई कम होने लगेगी, ये गति बहुत कम होती जाएगी। ये जगह आपकी साधना दुनिया की तरह नहीं है जहां प्रतिदिन बड़ी मात्रा में क्यूई उत्पन्न होती है, जुन ने आगे बताया। क्या ये सिर्फ परीक्षण के लिए बनाई गई एक भ्रामक दुनिया नहीं है? यहाँ क्यूई असीमित क्यों नहीं हो सकती? दक्ष ने भ्रमित होकर पूछा। किसने कहा कि यह एक भ्रामक दुनिया है? जुन ने भ्रमित स्वर में कहा। आहम, जब आपने गोलाकार वस्तुओं के बारे में बात की थी तो आपने इसे भ्रमपूर्ण कहा था, दक्ष ने बताया। आहम, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मैं गोलाकार वस्तुओं के बारे में बात कर रही थी, इस दुनिया के बारे में नहीं, जवाब देते हुए उसने एक बार खांसी। तो यह असली दुनिया है और मैंने जो राक्षस मारे? दक्ष ने जुन को देखते हुए पूछा। वे भी असली थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे दक्ष चौंक गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दक्ष ने पूछा।
यह विषय पहले नहीं उठाया गया था, उसने जवाब दिया। 1 मिनट रुको, मेरा असली शरीर तो घर पर है, मैं अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों से कैसे बातचीत कर सकता हूँ? दक्ष ने पूछा, क्योंकि वह और अधिक उलझन में था। 1 मिनट रुको, मेरा असली शरीर तो घर पर है, मैं अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों से कैसे बातचीत कर सकता हूँ? दक्ष ने पूछा, क्योंकि वह और अधिक उलझन में पड़ गया था। जिसका आप उपयोग कर रहे हैं वह आध्यात्मिक शरीर नहीं है, बल्कि एक क्लोन की तरह है जो आपके आध्यात्मिक शरीर के पास है। ये क्लोन सिर्फ ब्लडलाइन टेम्पल द्वारा इस परीक्षण के लिए बनाया गया है। जब आप इस दुनिया से बाहर निकलेंगे तो ये गायब हो जाएगा, उसने जवाब दिया, जैसे कि यह एक तथ्य था। तुम क्या बात कर रहे हो? रक्त की एक बूंद से ये सब कैसे हो सकता है? एक क्लोन, एक परीक्षण, एक नई दुनिया। दक्ष ने जोर से कहा, ये दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है छोटे बच्चे, और मेरे गुरु इसके शीर्ष पर थे, इसलिए बेशक कुछ भी संभव है। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जो भी हो, मुझे अब कोई जवाब देने का मन नहीं है। दक्ष ने बात करना बंद कर दिया और वह जमीन पर लेट गया। 2 दिन तक बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ, दक्ष ने छत की ओर देखते हुए कहा। तुम कौन हो जो महल में जाकर बिस्तर पर आराम नहीं करते? जुन ने पूछा। यहाँ भी सब ठीक है, मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा, लॉन्ग चेन ने उत्तर दिया। वैसे मुझे इस दुनिया को छोड़ने में कितना समय लगेगा? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा। 1 घंटा, उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। हाँ, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, चलो जाने से पहले आखिरी बार तेंशा और अन्य लोगों से मिलकर अलविदा कहें, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। अंतरिक्ष यान से मुझे जो क्षमता प्राप्त हुई है वह वास्तव में अद्भुत है। अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से 100 किलोमीटर की सीमा में यात्रा करना बहुत ही अद्भुत है। दुर्भाग्य से इसमें बहुत सी सीमाएं हैं, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या सीमाएं? आपने मुझे सिर्फ 2 के बारे में बताया था। इसका इस्तेमाल सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा करने के लिए किया जा सकता था और इसे दिन में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। क्या कोई और सीमा है? जिया ने उलझन में पूछा। एक और सीमा है, जिस स्थान पर आपको जाना है वह वही स्थान होना चाहिए जहां आप पहले जा चुके हो। एक और बात है, हालांकि इसे सीमा नहीं कहा जा सकता, ये कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। वह ये है कि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि स्थानिक दरार आपको किस स्थान पर ले जाएगी। हालांकि यह उस स्थान के बहुत करीब होगा जहां आप यात्रा करना चाहते हैं। यह उस क्षेत्र में कोई भी स्थान हो सकता है, यहाँ तक कि वह स्थान भी जहां आप पहले नहीं गए हैं, दक्ष ने जुन को समझाया। पहले की तरह मैं बंशी जनजाति की सीमा के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जिस स्थान से मैं बाहर निकला वह उनकी सीमा के बाहर युद्ध के मैदान के ठीक ऊपर था। हालांकि यह मेरे पक्ष में काम आया। वैसे मेरी एंट्री बहुत ही शानदार थी, है न? दक्ष ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, ये बहुत बुरा था, लेकिन गधा क्यों जोड़ा? यह इतना बुरा नहीं था, है ना? जुन ने मासूमियत से कहा। हाँ, इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया, बुरा नहीं। दक्ष उसकी बातें सुनकर खांसी रोक नहीं सका। ओह, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी शानदार, मेरा मतलब है अंतरिक्ष यात्रा जैसी खतरनाक क्षमता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम सही हो, यह एक बहुत उपयोगी क्षमता है। मुझे अब जाना चाहिए, दक्ष ने कहा और उसने जून को देखा। वार्प, दक्ष ने खाली हवा में हाथ हिलाते हुए कहा। एक स्थानिक दरार दिखाई दी जिसे दक्ष ने अंदर घुसते ही चौड़ा कर दिया। जल्द ही स्थानिक दरार उस स्थान से गायब हो गई। अल्फिया जनजाति के अंदर एक स्थानिक दरार दिखाई दी। दक्ष ने जैसे ही चारों ओर देखा, वो उसमें से बाहर निकल आया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने क्या था, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह बकवास, दक्ष ने सोचा। उसने देखा कि वह एक कमरे के अंदर था और एक लड़की उसके सामने खड़ी थी और उसकी पीठ उसकी तरफ थी। लेकिन जिस बात ने उसकी आंखें खोल दी वो ये थी कि इस लड़की ने कुछ भी नहीं पहना था। वह उसकी अद्भुत आकृति देख सकता था, लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था।
उसे एहसास हुआ कि वह अब बड़ी मुसीबत में था। दरवाजा लड़की के सामने था, इसलिए चेन दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता था और वह स्थानिक यात्रा का उपयोग भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह पहले ही अपनी क्षमता का उपयोग कर चुका था। लड़की का गीला शरीर देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अंदाजा लगाया था कि वह अभी नहाकर आए हैं, लेकिन कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसे पता था कि आज उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी क्योंकि उसके पास ही एक तौलिया लटका हुआ था। उसे अंदाजा था कि वह तौलिया लेने के लिए पीछे मुड़ेगी और यही वह पल होगा जब उसकी इज्जत पर एक काला दाग लग जाएगा। उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ जब लड़की ने अपना हाथ तौलिया की ओर बढ़ाया, लेकिन उसके हाव भाव बदलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक हाथ से अपने भरपूर स्तनों को ढांक लिया और दूसरे हाथ से किसी और चीज को ढांक लिया। वह चिल्लाने ही वाली थी कि दक्ष ने उनके बीच की दूरी कम कर दी और एक हाथ से उसका मुंह ढांक दिया। मम्मा ये, उसने चौंक कर कहा क्योंकि उसने देखा कि वह कौन था, लेकिन चूंकि उसका मुंह उसके हाथों से ढका हुआ था इसलिए दक्ष को कुछ भी स्पष्ट नहीं था। मिस जिया, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं गलती से आपके बाथरूम में घुस गया। कृपया चिल्लाएं नहीं, मैं एक योग्यता का परीक्षण कर रहा था और गलती से यहाँ आ गया। दक्ष ने अपने टिप्स उसके कानों के पास लाकर हल्के से कहा। दक्ष के उसके पास आते ही जिया को अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपना सिर हिलाया जब तक चेन ने धीरे से अपने हाथ उसके लाल टिप से हटा लिए, लेकिन पीछे नहीं हटा। मास्टर चेन, मुझे आप पर विश्वास है। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो जानबूझकर ऐसा कुछ करेंगे, जिया ने धीरे से कहा। उसका चेहरा अभी भी लाल था। तुम्हारी आंखें, क्या तुम रो रही थी? दक्ष ने पूछा क्योंकि उसने देखा कि उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। उसने पुष्टि में सिर हिलाया। मुझे खेद है कि मैं आपके पिता की रक्षा नहीं कर सका। मैं देर से पहुंचा और उन्हें नहीं बचा सका, दक्ष ने हल्के से कहा। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसने उसे मारा, उसने पूछा। वो एक क्रूर मौत मर गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी राक्षसों का वध कर दिया गया था, दक्ष ने जवाब दिया और उसकी आंखों में देखा। धन्यवाद, उसने दक्ष को गले लगाते हुए कहा। अब तुम कपड़े पहन सकती हो, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। दक्ष के याद दिलाने के बाद जिया को याद आया कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। उसने तुरंत दक्ष को पीछे धकेला और तौलिया उठाकर अपने कामुक शरीर को ढक लिया। दक्ष बिना पीछे देखे जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गया और कमरे में लगी कुर्सी की ओर चला गया और जिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जिया जल्द ही ठीक से कपड़े पहनकर बाहर आई और लॉन चेन के सामने शान से बैठ गई। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे फिर कब मिलूंगा या नहीं। मैं तुम सबकी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दक्ष ने उससे पहले ही कहा, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती। हाँ ठीक है, हमें आपको जानने का मौका देने और इस दुनिया के लोगों को बचाने के लिए धन्यवाद। आप मनुष्य इस दुनिया के संरक्षक इकाई की तरह हैं। जैसे मास्टर दक्ष सेन ने पिछली बार इस दुनिया को बचाया था, वैसे ही आपने इसे इस बार भी बचाया है। हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए, जिया ने अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाते हुए एक मुस्कान के साथ कहा। तुमने अंकल तेनशा और टैरा को बताया या मैं पहला व्यक्ति हूँ? जिया ने दक्ष को देखते हुए पूछा। अभी नहीं, तुम पहली हो जिसे मैंने अब तक बताया है। मुझे जाकर उन्हें भी बता देना चाहिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, दक्ष ने उठते हुए कहा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जिया ने उसे सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और वह भी खड़ी हो गई, लेकिन दक्ष को किसी तरह लगा कि उसकी मुस्कान उसकी हमेशा की चमकदार मुस्कान से काफी अलग थी। ठीक है, क्या आप आगे चल सकते हैं? मुझे नहीं पता कि आपके घर का निकास कहाँ है, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। ठीक है, जिया ने कहा और वह चलने लगी। उसके पीछे दक्ष भी था। थोड़ी दूर की यात्रा के बाद वे दोनों तेनशा के निवास पर पहुंचे। तेनशा हॉल में एक कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रही थी, जबकि टैरा पास में बैठकर किताब पढ़ रही थी।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक बौद्धिक व्यक्ति हो जिसे पढ़ना पसंद हो। टेरा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की जब वह और जिया अंदर चले गए। टेरा और तेनशा दोनों चौंक कर उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। बैठे रहो, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बस तुम्हें विदा देने आया हूँ। मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता था और जाने से पहले मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता था। दक्ष ने उनके जवाब का इंतजार किए बिना मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक वैसा ही है जैसे पहले जब महान गुरु दक्ष सेन इस दुनिया को बचाने के बाद चले गए थे। क्या मनुष्य वास्तव में इस दुनिया के देवता हैं? आप हमेशा खतरे के समय प्रकट होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तेनशा ने लॉन्ग चेन को देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आप में से ज्यादातर को बचा पाया। दक्ष ने जवाब दिया, लेकिन अंत में उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि उससे डिप्टी चीफ जू के बारे में याद आ गया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। था उसने जिया की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसने उसे सुना ही न हो। क्या तुम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते? टेरा ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। दुर्भाग्य से मैं नहीं आ सकता, लेकिन शायद हम भविष्य में फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। दक्ष ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो टेरा को देख रहा था। अब जब मैंने वो सब कुछ कर लिया है जो मैं करना चाहता था, तो अब जाने का समय है। सबको अलविदा, दक्ष ने नर्म स्वर में कहा और बाहर की ओर चला गया। रुको, पीछे से एक आवाज आई जिससे दक्ष वहीं रुक गया। वो पीछे मुड़ा और जिया को देखा जो दौड़ती हुई आई और उसने अपने और दक्ष के बीच की दूरी कम कर दी। हाँ, उसने कुछ देर बाद पूछा, मुझे पता है कि यह अनुचित है, लेकिन क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? उसने धीमी आवाज में कहा। दक्ष ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उसके मुंह से शब्द निकले, मुझे खेद है कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। जहाँ तक मुझे पता है, मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ केवल एक इंसान ही प्रवेश कर सकता है। दक्ष ने उत्तर दिया। ओह ठीक है, ऐसा अजीब अनुरोध करने के लिए क्षमा करें। उसने अजीब तरह से हंसते हुए अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। दक्ष ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर पीछे मुड़ गया। वो घर से बाहर निकल गया। स्वर्गीय दानव पंख निवास से बाहर निकलने के बाद दक्ष ने अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी पीठ के पीछे दो पंख दिखाई दिए। उसने एक बार पीछे देखा और फिर हवा में उड़ गया और जल्द ही क्षितिज में गायब हो गया। पिछले कुछ दिनों में चीजें बहुत बदल गई हैं। तेनशा ने लॉन्ग चेन को जाते हुए देखा तो बुदबुदाया, पिताजी, आपको क्या लगता है कि हमें बचाने के बाद इंसान कहाँ गायब हो जाते हैं? टेरा ने तेनशा की ओर देखते हुए पूछा। कौन जानता है, शायद वे किसी और दुनिया की मदद कर रहे हो, तेनशा ने कहा और उस दिशा की ओर देखा जिस ओर दक्ष गया था। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे, जिया ने अपने घर की ओर चलने से पहले धीमी आवाज में कहा। दक्ष कहीं दूर उड़ रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक पोर्टल दिखाई दिया। वह रुक नहीं सका और पोर्टल में घुस गया। वापस यहाँ, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने खुद को रक्तरेखा मंदिर में वापस पाया। जुन, अब क्या? मैंने परीक्षण पास कर लिया। मैं अभी तक वास्तविक दुनिया में वापस क्यों नहीं आया? दक्ष ने दीवारों को घूरते हुए पूछा। यह सही जगह है, क्या तुम इसे नहीं चाहते? जुन दक्ष के पास आई और दक्ष की आंखों में देखते हुए बोली। क्या? दक्ष ने उलझन में पूछा। तुम्हारा इनाम डमी है। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम ट्रायल पास कर लोगी तो तुम्हें इनाम मिलेगा। जुन ने एक शरारती मुस्कान दी और कहा, ओह ठीक है, पुरस्कार कहाँ है? दक्ष को याद आया और उसने उत्साह से पूछा। अपने सामने वाले कमरे में प्रवेश करो, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कमरा? क्या ये परीक्षण दुनिया का द्वार नहीं है? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? दक्ष ने जुन को घूरते हुए पूछा।
तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम अंदर न जाने का विकल्प चुन सकती हो, जुन ने गाल फुलाते हुए कहा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है छोटी लड़की, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने जून के गालों पर चुटकी काटी। तुम, जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दक्ष पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुका था। वो गायब हो गई और अंदर भी चली गई। तुम छोटी लड़की हो, तुम्हारा पूरा परिवार छोटी लड़की है। मैं तुम्हारे सबसे पुराने पूर्वज से भी बड़ी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जुन ने फूले हुए गालों के साथ जोर से कहा और दक्ष को देखा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि समझदार लोग छोटों की गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। मुझे यकीन है कि तुम मेरी गलतियों को अनदेखा कर दोगे क्योंकि तुम इतने समझदार हो, है ना? दक्ष ने जुन की ओर देखते हुए एक चमकदार मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, यह सही है। मैं वास्तव में बुद्धिमान हूँ। मैं आपकी गलतियों के लिए आपको माफ कर दूंगी, जुन ने कहा और उसके चेहरे पर गर्व के भाव के साथ उसने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। मुझे मेरे पुरस्कारों के बारे में बताओ, दक्ष ने उससे पूछा। अपने सामने की अलमारियों को देखो, वहाँ कुछ मार्शल कौशल हैं। तुम उनमें से कोई भी चुन सकते हो। अभी के लिए तुम केवल पहला पृष्ठ खोल सकते हो और पुस्तक का सारांश पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार जब तुम कोई एक चुन लोगे तो तुम अपनी स्मृति में उस कौशल का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। फिर जब तुम वापस आओगे तो तुम उसका अभ्यास कर सकते हो, जुन ने दक्ष की ओर देखते हुए समझाया। क्या वे ब्लडलाइन मंदिर में सबसे मजबूत कौशल है? दक्ष ने पूछा। बिल्कुल नहीं, चूंकि तुमने अभी पहला परीक्षण पास किया है, इसलिए तुम्हें रक्तरेखा मंदिर में सबसे निम्न श्रेणी का कौशल प्राप्त होगा। लेकिन इस निम्नतम श्रेणी को भी तुम्हारी जैसी निचली दुनिया में एक खजाना माना जाएगा, जुन ने दक्ष को उत्तर दिया। पहला परीक्षण और भी होंगे? दक्ष ने ऊंची आवाज में पूछा। हाँ, और भी होंगे, और हर परीक्षण पहले वाले से अलग होगा, जुन ने दक्ष से कहा। अगला ट्रायल कब होगा? दक्ष ने जुन की ओर देखते हुए पूछा। जब आपका रक्त घनत्व 5% तक पहुंच जाता है। आपने केवल पहला परीक्षण पास करने के बाद 5% रक्त प्राप्त करने की क्षमता को अनलॉक किया है। जब आप उस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो दूसरा परीक्षण शुरू हो जाएगा, जुन ने दक्ष को समझाया। जो भी हो, मैं इन सब के बारे में बाद में सोचूंगा। सबसे पहले मुझे अपने लिए एक उपयुक्त कौशल चुनना है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसकी नजर शेल्फ पर रखी किताबों पर पड़ी। वाइल्ड स्टेप्स, एक मार्शल स्किल जो एक सामान्य मनुष्य की गति को जंगली जानवर के बराबर बढ़ा सकती है और साधकों पर और भी अधिक चमत्कारी प्रभाव डाल सकती है, दक्ष ने पहली किताब की भूमिका पढ़ते हुए कहा। बिना ज्यादा सोचे उसने अगली किताब उठा ली। ब्लिंक, एक मूवमेंट स्किल जो आपको पलक झपकते ही 1 मीटर की रेंज में अपनी स्थिति बदलने में सक्षम बनाती है। लंबी दूरी की मूवमेंट के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जीवन या मृत्यु की लड़ाई के दौरान बहुत उपयोगी ट्रिक है। दक्ष ने पढ़ना समाप्त करते हुए अगले स्किल के बारे में सोचा। दक्ष एक के बाद एक किताबें पढ़ता रहा। इससे पहले कि वो शेल्फ को पूरी तरह से पढ़ लेता, उसे एहसास हुआ कि इसमें सभी कौशल आंदोलन कौशल थे। मेरे पास अच्छे मूवमेंट स्किल की कमी थी क्योंकि फ्लैश स्टेप्स का लेवल बहुत कम था। यह एक अच्छे समय पर आया, लेकिन ये सभी मूवमेंट स्किल इतने अद्भुत हैं कि चुनना मुश्किल है। कुछ में अच्छी बहुमुखी प्रतिभा है जबकि अन्य में उच्च प्रभावशीलता है। कुछ कम दूरी के लिए प्रभावी है जबकि अन्य लंबी दूरी के लिए। हर स्किल का अपना उपयोग होता है। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ विकल्प हैं। अर्थी मोनाक इफेक्ट, वैसे तो मुझे भी ब्लिंक पसंद है, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं अर्थी मोनाक इफेक्ट चुनूंगा, दक्ष ने किताब को देखते हुए बुदबुदाया। तो तुमने इस पर फैसला कर लिया है? जुन ने पीछे खड़े होकर पूछा। हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मुझे ज्यादा उपयोगी लगता है। हालांकि यह कुछ अन्य कौशलों की तरह मेरी गति को तेजी से नहीं बढ़ा सकता, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जो मेरे साथ मजबूत होता जाएगा। यह मूवमेंट कौशल मांसपेशियों को मजबूत करता है और साथ ही कुल गति को 20% तक बढ़ाता है।
मुझे पता है कि जैसे जैसे मेरी साधना बढ़ती गई, मेरी गति में काफी वृद्धि हुई। एक निश्चित साधना तक पहुंचने के बाद कोई भी निश्चित वृद्धि बेकार हो जाएगी, लेकिन अन्य मूवमेंट कौशलों की तुलना में जैसे जैसे मेरी साधना बढ़ती जाएगी, अर्थी मोनाक प्रभाव की उपयोगिता बढ़ती जाएगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए समझाया। तो आप लंबे समय के लिए इस मूवमेंट स्किल में निवेश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपको इतना सोचना चाहिए? भविष्य में आपको और भी मजबूत कौशल मिलेंगे, जुन ने हंसते हुए कहा। बेशक मैं भविष्य में निवेश कर रहा हूं जो मेरे पास है, क्योंकि मैं सब कुछ उम्मीद पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। ब्लडलाइन टेम्पल का हर कौशल असाधारण है और मैं नहीं चाहता कि यह मौका बर्बाद हो, लेकिन ये सिर्फ मूवमेंट स्किल्स के बारे में एक निर्णय है। इस कमरे में और भी अलमारियां और किताबें हैं। मुझे ये तय करने के लिए और अधिक सीखने की जरूरत है कि कौन सा कौशल मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, दक्ष ने कहा और उसने जून को देखा। दक्ष बाईं शेल्फ पर गया और एक एक करके किताबें उठाईं और उनका परिचय पढ़ने के बाद उन्हें वापस रख दिया। स्टील बॉडी एक शारीरिक साधना तकनीक जो आपके शरीर को स्टील की तरह कठोर बनाती है। पहले चरण की पूर्णता तक साधना करने पर कोई भी नश्वर हथियार आपकी त्वचा को थोड़ा सा भी नहीं काट पाएगा। तीसरे चरण तक साधना करने पर कोई भी स्पिरिट ग्रेड हथियार आपकी त्वचा को नहीं काट पाएगा, दक्ष ने बड़बड़ाया। स्वर्गीय सांप का शरीर एक शारीरिक साधना तकनीक जो जरूरत पड़ने पर आपकी हड्डियों को नरम करके आपके शरीर की लचीलापन बढ़ाती है और साथ ही साथ बचाव भी बढ़ाती है। अधिक लचीले शरीर के साथ विरोधियों के हमलों से बचना आसान होगा, दक्ष ने खुद से बात की क्योंकि उसने एक और विवरण पढ़ा था। ड्रैगन रूपांतरण एक ऐसी तकनीक जिसे जब बेहतरीन तरीके से विकसित किया जाता है तो हड्डियों और त्वचा को ड्रैगन की तरह सख्त बनाया जा सकता है। यह एक बार में बहुत उपयोगी लग रहा है, दक्ष ने सोचा और उसने किताब वापस रख दी। उसने इस शेल्फ में रखी सारी किताबें पढ़ ली, सिर्फ एक को छोड़कर। उसने आखिरी किताब खोली और उसका नाम पढ़ा, डेमन मोनाक फिजिक। बहुत प्रभावशाली नाम, दक्ष ने आखिरी किताब उठाते हुए कहा। उसने किताब खोली और उसका विवरण पढ़ा। दानव सम्राट काया, हम सभी के भीतर एक राक्षस है, एक छिपी हुई ताकत और एक छिपी हुई कमजोरी। दानव सम्राट काया को चरम पर ले जाने के बाद एक राक्षस सम्राट की ताकत आपके अंदर प्रवाहित होगी। आप अपने नाम से ही सभी को कांपने पर मजबूर कर देंगे। हर अवस्था एक क्यू साधक के बराबर है। उन साधकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास उच्च धैर्य, शांत मन और दृढ़ इच्छा शक्ति है, दक्ष ने पढ़ते हुए हल्के से कहा। इसका वर्णन इसके नाम जितना ही शक्तिशाली है। जुन, क्या तुम इस कौशल के बारे में जानते हो? दक्ष ने पीछे देखते हुए पूछा। मैंने इसके बारे में एक बार सुना है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली शारीरिक साधना तकनीक है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत अच्छे हैं, जुन ने मुस्कुराते हुए समझाया। क्या कमियां हैं? दक्ष ने जुन की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार क्या पढ़ा था? यह उन साधकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें उच्च धैर्य, शांत मन और दृढ़ इच्छा शक्ति है। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा क्यों है? जुन ने अपने चेहरे पर दिलचस्पी भरे भाव के साथ पूछा। सरल है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कम समय में इसे विकसित करना कठिन है, इसलिए बेहतर धैर्य रखने वालों के पास इसे विकसित करने का बेहतर मौका है, दक्ष ने जवाब दिया। नहीं, हालांकि यह सच है कि यह यहाँ मौजूद शरीर साधना तकनीक में से सबसे कठिन कौशलों में से एक है, लेकिन ये चेतावनी का कारण नहीं है। इसका कुछ संबंध उस कमी से है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिया ने दक्ष से कहा। क्या तुम मुझे बिना किसी रहस्य के सीधे बता सकती हो? दक्ष ने झुंझलाहट से पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बात यह है कि अगर तुम्हारे अंदर शांति और धैर्य का कोई गुण नहीं है, तब भी तुम इस तकनीक को सीख सकते हो। इसे सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए उतना ही कठिन होगा, चाहे वह शांत दिमाग वाला व्यक्ति हो या हमेशा गुस्से में रहने वाला व्यक्ति। यह इस तकनीक को सीखने के बाद आता है, जुन ने दक्ष को देखते हुए कहा। इस तकनीक को सीखने के बाद आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होगी।
जब आप क्रोधित होते हैं तो आपको हत्या करने की इच्छा होती है और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से ही आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। आप इस तकनीक को जितना अधिक सीखेंगे, आपको खुद को नियंत्रित करने के लिए उतना ही अधिक प्रयास करना होगा और इस बात की अच्छी संभावना है कि आप अपनी भावनाओं में खो जाएंगे और क्रोध ही एकमात्र भावना नहीं है जिसे यह मजबूत करेगा। यदि आप नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप एक राक्षस की तरह होंगे जो अपने दिल की इच्छा पूरी करता है, जुन ने आगे बताया। वाह, ये तो दक्ष को अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिले जब उसने जून का वर्णन सुना। नकारात्मक पहलुओं के अलावा कई सकारात्मक पहलू भी हैं। आपकी शारीरिक शक्ति में तेजी से सुधार होगा और आप बिना किसी साधना या क्यूई का उपयोग किए ही साधकों का सामना करने में सक्षम होंगे और इस तकनीक का अभ्यास करते समय आपकी रक्षा भी बहुत बेहतर होगी, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक बहुत अच्छा मार्शल कौशल लगता है, बस इसके साइड इफेक्ट मुझे चिंतित कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे इसे चुनना चाहिए या नहीं। मैं बाद में फैसला करूंगा, पहले आखिरी शेल्फ पर नजर डालूंगा, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। वैसे मुझे कितनी किताबें चुनने की अनुमति है? दक्ष ने पूछा। वैसे मुझे कितनी किताबें चुनने की अनुमति है? दक्ष ने पूछा और उसने उम्मीद भरी नजरों से जून की ओर देखा। पहले सारी किताबें पढ़ लो, फिर तय करो कि तुम्हें कौन सी चाहिए। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कितनी किताबें ले सकते हो, जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहाँ केवल 3 अलमारियाँ हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तीसरी अलमारी में या तो आक्रमण, रक्षा या उड़ान प्रकार के मार्शल कौशल होने चाहिए, दक्ष ने तीसरे शेल्फ पर पहली किताब उठाते हुए कहा। पृथ्वी को चीरने वाली मुट्ठी, जीवन को नष्ट करने के लिए मुट्ठी ही काफी है। पृथ्वी को चीरने के लिए मुट्ठी ही काफी है। जब चरम पर पहुंच जाता है तो एक ही मुक्का पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ये वास्तव में उपयोगी हो सकता है जब मैं शरीर साधना तकनीक सीखता हूँ और अपनी ताकत बढ़ाता हूँ, दक्ष ने पहली किताब का विवरण पढ़ते हुए हल्के से कहा। स्वर्गीय हाथी का हमला। ये भी अच्छा है। क्यूई का उपयोग करके एक स्वर्गीय हाथी का अवतार बनाना और प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए उसका उपयोग करना। कमजोर प्रतिद्वंद्वी तो मौका भी नहीं दे सकते, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जैसे वह खुद से सोच रहा हो। थंडर ब्लेड, प्रतिद्वंद्वी पर आसमान से वज्रपात करना, सभी पापों को साफ करना और यहाँ तक कि आत्मा को भी नष्ट करना। मुझे ये भी पसंद है, दक्ष ने बुदबुदाते हुए किताब वापस रख दी। हाँ, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद नहीं है? जुन ने चिढ़ाते हुए पूछा। आग की जेल। आग किसी भी चीज को जला सकती है, राख में बदल सकती है। आग से बनी जेल आपके प्रतिद्वंद्वी को फंसाने के लिए है ताकि वे भाग न सके। वे अपने आत्म निधन की प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसने जून को जवाब दिए बिना किताब के बारे में पढ़ना समाप्त कर दिया था। ऐसा लगता है कि यह उस कौशल जैसा है जिसका इस्तेमाल राक्षस सम्राट ने मुझे फंसाने के लिए किया था। कुछ स्थितियों में यह उपयोगी भी हो सकता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दक्ष ने इस शेल्फ पर रखी सारी किताबें पढ़ ली। इस शेल्फ पर सभी मार्शल कौशल उल्लेखनीय आक्रामक प्रकार के मार्शल कौशल है। ऐसे बहुत से हैं जो मैं अपने लिए चाहता हूँ। क्या इस जगह पर मार्शल कौशल के लिए कोई उड़ान नहीं है? दक्ष ने पूछा जब वो जून को देख रहा था। मुझे नहीं लगता कि इस समय उड़ान मार्शल कौशल यहाँ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी आवश्यकता है क्योंकि आपके पास पहले से ही एक बहुत अच्छा उड़ान कौशल है, जून ने दक्ष को देखते हुए जवाब दिया। ठीक है, वैसे भी मैंने सारी किताबें पढ़ ली है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अब मैं कितनी किताबें चुन सकता हूँ? दक्ष ने पूछा और उसने जुन को देखा। मैंने अभी 3 किताबें चुनी है, हर शेल्फ से एक। अगर मैं और चुन सकता हूँ तो मेरे दिमाग में दूसरे हुनर भी हैं, दक्ष ने जुन से कहा। बहुत भाग्यशाली, क्योंकि यह कौशल की सटीक संख्या है जिसे आप अपने पुरस्कार के रूप में ले सकते हैं। 3 अलमारियाँ, 3 किताबें। तो आपने कौन सी चुनी? उन्हें उठाओ, हम इस कमरे से जा रहे हैं, जुन ने कहा और उसने अपनी बाहें फैला दी। मैंने इन तीनों को चुना, थंडर ब्लेड, अर्थी मोनाक इफेक्ट और
डेमन मोनार्क फिजिक, दक्ष ने कहा जब उसने अपने द्वारा नामित 3 किताबें उठाई। तो तुमने मेरी चेतावनी के बाद भी दानव सम्राट का शरीर चुना है, तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा होना चाहिए। जुन ने लॉन्ग चुन की ओर देखते हुए पूछा। मुझे विश्वास है कि मैं खुद पर नियंत्रण रख सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम ऐसा कहती हो चुन कि तुमने तीनों को चुन लिया है, तो अब इस कमरे से बाहर निकल जाओ। वे किताबें गायब हो जाएंगी और उन्हें कैसे विकसित किया जाए, इसका ज्ञान तुम्हारी स्मृति में दिखाई देगा। जुन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे पता है कि मुझे लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कोई और इनाम नहीं है? दक्ष ने जुन की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा, जुन ने रहस्यमय ढंग से कहा और गायब हो गई। अंततः कमरे से बाहर निकलने से पहले दक्ष एक विचारशील भाव के साथ निकास की ओर चला गया। उसने देखा कि जुन उसके सामने खड़ा है। अब आपके तीसरे इनाम का समय आ गया है, उस कमरे में प्रवेश करें, जुन ने कहा और उस दरवाजे की ओर इशारा किया जिससे दक्ष बाहर आया था। थके हुए चेहरे के साथ लॉन्ग चेन बिना पूछे फिर से कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, नजारा फिर से अलग था। वहाँ कोई अलमारियां या किताबें नहीं थी, पूरा कमरा पूरी तरह से खाली था। उसने दीवारों पर नजर डाली, लेकिन वहाँ सिर्फ अजीबोगरीब पैटर्न थे। मुझे इस कमरे में क्या मिलना चाहिए? दक्ष ने जुन को देखते हुए कहा। दीवारें, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दीवारों का क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। क्या आप वहाँ पैटर्न देखते हैं? बस किसी भी पैटर्न को स्पर्श करें जो आपको पसंद हो और आपको कुछ रोचक जानकारी मिलेगी। आपको जो ज्ञान मिलेगा वो आपके द्वारा चुने गए पैटर्न पर निर्भर करता है, जुन ने समझाया। आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? दक्ष ने पूछा। जब तुम कठिन काम करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दक्ष आगे बढ़ा और सभी पैटर्न को देखा। उसने देखा कि अलग अलग दीवारों पर 20 से ज्यादा पैटर्न थे। उसे किसी भी पैटर्न के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया और वह सिर्फ एक यादृच्छिक पैटर्न चुनकर ही मौका ले सकता था। यही है, मुझे लगता है। दक्ष बाईं दीवार की ओर कोने की ओर चला गया, जो किसी तरह से एक पौधे जैसा दिख रहा था। जुन ने अपने चेहरे पर उत्सुक भाव के साथ उसे देखा। दक्ष ने पैटर्न को छुआ, लेकिन तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह एक अच्छा विकल्प है। मुझे लगता है कि आप वास्तव में दक्ष शेन से अलग रास्ते पर चल रहे हैं, जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा जब वह दाहिनी दीवार पर तलवार जैसी आकृति को देख रही थी। आहम, मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने अवचेतन रूप से बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली। ओह ठीक है, ब्लडलाइन टेम्पल, उसने कहा जैसे ही उसने अपने आस पास देखा और देखा कि जुन वहाँ बैठा है। अभी क्या हुआ? 1 मिनट रुको, मेरे दिमाग में ये ज्ञान ये पहले नहीं था क्या? दक्ष ने अपना सिर कसकर पकड़ते हुए कहा। शांत हो जाओ, मुझे पता है कि इतनी सारी जानकारी को आत्मसात करना कठिन है, लेकिन ज्ञान को आत्मसात करने के बाद ये कुछ ही सेकंड में गुजर जाएगा, जुन ने शांत स्वर में कहा। ये ज्ञान, ये कीमिया है, गोलियां बनाने की तकनीकें, विभिन्न जड़ी बूटियां, व्यंजन, बहुत कुछ, दक्ष ने चौंकते हुए कहा क्योंकि उसने सभी यादों को आत्मसात कर लिया था। इतना ज्ञान, मुझे यकीन है कि हमारे साम्राज्य का सबसे अच्छा कीमियागर भी इतना नहीं जानता होगा, दक्ष ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। ये तुम्हारा दूसरा इनाम है। तुम्हारे पास जो है वह सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान है, साथ ही इस ज्ञान की तुलना किसी निचली दुनिया के तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। कीमियागर से करना इस ज्ञान का अपमान करने जैसा है, जुन ने दक्ष से कहा। वैसे हालांकि आपने अभी कीमिया के एक महान तरीके का ज्ञान प्राप्त किया है, आप कीमिया में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू कर सके। ये वास्तव में कठिन हिस्सा है। यदि आप सफल हो सकते हैं तो आप अब तक ज्ञात सबसे महान कीमियागरों में से एक बन सकते हैं,
जुन ने आगे बताया। तो मैंने जो पैटर्न चुना वो कीमिया ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तरह से अब मेरे पास वही ज्ञान है जो ब्रह्मांड के सबसे अच्छे कीमियागर के पास हो सकता है। बहुत बढ़िया, दक्ष ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जुन ने दक्ष को देखते हुए कहा। तो मैंने जो पैटर्न चुना वो कीमिया के महान तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तरह से अब मेरे पास वही ज्ञान है जो ब्रह्मांड के सबसे अच्छे कीमियागर के पास हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह ज्ञान ही सब कुछ नहीं है? दक्ष ने पूछा जब उसने जून को देखा। आप सही कह रहे हैं, आपके पास जो ज्ञान है वो एक स्पिरिट ग्रेड 9वीं रैंक के अल्केमिस्ट के पास होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, स्पिरिट ग्रेड के ऊपर कई ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं, जुन ने समझाया। हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। सबसे निचला ग्रेड मॉर्टल ग्रेड कीमियागर, स्पिरिट ग्रेड कीमियागर और फिर सेंट ग्रेड कीमियागर है। हर ग्रेड को 9 रैंक में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला रैंक सबसे कम है, दक्ष ने जुन से कहा। हाँ, जो ज्ञान तुम्हें मिला है वो तुम्हें 9वीं स्टेज का स्पिरिट ग्रेड अल्केमिस्ट बनाता है, लेकिन केवल सैद्धांतिक रूप से, जुन ने हंसते हुए कहा। ये भी एक अच्छा इनाम है। मैंने केवल हमारे राज्य में नश्वर श्रेणी के कीमियागर के बारे में सुना था और अब मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी नहीं, लेकिन अगर आप अपने पास मौजूद ज्ञान का इस्तेमाल करना सीख लें तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होगी, जुन ने दक्ष को जवाब दिया। ओह ठीक है, मैंने जो पैटर्न चुना था वह कीमिया के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य पैटर्न के बारे में क्या? दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसने अन्य दीवारों को देखा लेकिन महसूस किया कि अब किसी भी दीवार पर कोई पैटर्न नहीं था। उनकी तलाश मत करो, जब से तुमने अपनी पसंद बनाई है वे गायब हो गए हैं। वैसे वे महान रणनीतिकार, चित्रकार, कवि, चिकित्सक, कारीगर, दैवज्ञ, मूल्यांकनकर्ता, टैमर, फॉर्मेशन मास्टर आदि जैसे अन्य महान ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जुन ने समझाया। मैं खुद की तुलना उससे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उत्सुकता से बच नहीं सकता। उसने क्या चुना? दक्ष ने जुन की ओर देखते हुए पूछा। वह, ओह, तुम्हारा मतलब है तुम्हारे सीनियर दक्ष सेन, जुन हंसी, लेकिन दक्ष द्वारा 1 मिनट से अधिक समय तक उसे परेशान भाव से घूरने के बाद वह रुक गई। उसने दाईं ओर की दीवार को चुना। सबसे कोने वाला पैटर्न ज्ञान कुछ ऐसा ही था, फिर भी जो तुमने चुना था उससे बिल्कुल विपरीत था। जबकि एक कीमियागर के रूप में तुम्हारा मार्ग तुम्हें और दूसरों को भी मदद कर सकता है। उसने जो मार्ग चुना वो विनाश पैदा करने में सबसे अधिक सहायक था, जुन ने दक्ष से कहा, जब वो अतीत के बारे में याद कर रही थी। यह क्या था? दक्ष पूछे बिना नहीं रह सका। चूंकि हम इस कमरे से निपट चुके हैं, चलो बाहर निकले, जुन ने गायब होते हुए विषय बदल दिया। दक्ष भ्रमित भाव के साथ कमरे से बाहर निकला और उसने देखा कि जून वहां खड़ा था। दोनों पुरस्कार वाकई बहुत अच्छे थे। इनसे परेशानी से गुजरने की मेहनत की भरपाई हो जाती है। लेकिन क्या कोई और पुरस्कार भी है? दक्ष ने कहा जब उसने उस कमरे के दरवाजे की ओर देखा जहां से वह बाहर निकला था। हाँ, एक और है। ये तीनों में से सबसे अच्छा है, जुन ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। क्या? दक्ष ने उत्साहित भाव से पूछा। ओह ठीक है, मुझे शायद उसे पाने के लिए फिर से कमरे में प्रवेश करना होगा, दक्ष ने कहा और वह फिर से दरवाजे की ओर चला गया। आपको अपना आखिरी इनाम पाने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह क्या है? दक्ष रुक गया और उसने पीछे मुड़कर जून को देखा। जुन ने अपनी छोटी सी सीना के चारों ओर अपनी बाहें मोड़ ली और गर्व भरे भाव से कहा, तुम, क्या यह मजाक है? दक्ष ने अपना सिर झुकाया और उलझन भरी नजर से पूछा। नहीं, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। अगर तुम टेस्ट में फेल हो जाते तो हम फिर कभी नहीं मिल पाते, लेकिन तुम पास हो गए और अब मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष के हाव भाव बदल गए और वो मुस्कुराया और उसकी ओर चला गया। तुमने कहा था कि तुम मेरा इनाम हो, क्या इसका मतलब है कि अब तुम मेरी हो?
दक्ष ने नर्म आवाज में पूछा, क्योंकि उसने उनके बीच की दूरी को कम किया और अपनी उंगलियों से जून के गालों को सहलाया। या तुम। जून का चेहरा लाल हो गया और वो शब्द खोजने में हकलाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दक्ष ने हंसना शुरू कर दिया और वापस चली गई। तुम सच में बहुत प्यारी हो, जून, दक्ष ने हंसते हुए कहा। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारा पूरा परिवार प्यारा है, तुम बेवकूफ हो, जून सईद ने नाराज होकर कहा और उसका चेहरा लाल हो गया। अरे, तुम मुझे बताना भूल गए, मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकता हूँ? दक्ष ने खाली मंदिर में जोर से कहा। मंदिर से बाहर निकलो, तुम अपनी सही जगह पर जागोगे, मंदिर में जून की आवाज गूंजी। वो लड़की, दक्ष मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चला गया और दरवाजे से होकर सफेद रोशनी में चला गया। दक्ष को भूख लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। वही पुराना कमरा, लगता है मैं वाकई वापस आ गया हूँ। दक्ष उठकर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। कुछ भी नहीं बदला था और सब कुछ पहले जैसा ही है। जून ने पहले भी मेरे साथ कुछ गड़बड़ की होगी, दक्ष ने बिस्तर से उठते हुए कहा, लेकिन उसे लगा कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथों को देखा और पाया कि वे लंबे हो गए हैं और उसके पैर भी। उसे महसूस हो रहा था कि वह भी लंबा हो गया है। वो जल्दी से आईने की ओर चला गया और खुद को देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी सुनहरी थी और बाल काले थे, लेकिन उसका चेहरा और भी परिपक्व हो गया था। वो अब लगभग 15-16 साल का लग रहा था और उसकी लंबाई भी बहुत बढ़ गई थी। 5 फीट की ऊंचाई से अब उसकी लंबाई 5 फीट 7-8 इंच हो गई थी। जून सही था, ऐसा लगता है कि वास्तविक दुनिया में काफी साल बीत गए हैं। खैर, ये और भी बुरा हो सकता था। हाँ, अब मैं बिना इंतजार किए बड़ा हो गया हूँ, दक्ष ने आशावादी होकर मुस्कुराया। 1 मिनट रुको, मैंने ये कपड़े नहीं पहने थे, इन्हें किसने बदला? दक्ष ने बड़बड़ाते हुए उन कपड़ों को देखा जो उसने पहने हुए थे। ये तुम्हारी माँ थी, जून की आवाज दक्ष के दिमाग में आए। उसने देखा। दक्ष का चेहरा अजीब हो गया, क्योंकि वो समझ गया कि इसका क्या मतलब है। तो क्या? मैंने भी देखा, मुझे कहना चाहिए कि यह काफी अच्छा है। दक्ष ने जून की हंसी सुनी, क्योंकि वो दर्पण में देख रहा था। तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? दक्ष ने बात बदलते हुए पूछा। मैं आराम कर रहा हूँ। ब्लडलाइन मंदिर में तुम्हें इतनी सारी चीजें सिखाना बहुत थका देने वाला था। जब मैं खाली हो जाऊंगा तो बाहर आ जाऊंगा, जून ने दक्ष को जवाब दिया। अगर तुम ऐसा कहते हो, वैसे भी कितना समय बीत चुका है? दक्ष ने पूछा। अगर तुम ऐसा कहते हो, वैसे भी इस दुनिया में मुझे उस भूमि में प्रवेश करने के बाद से कितना समय बीत चुका है? दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसने जून को देखा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 साल, जून ने जवाब दिया। मैंने अनुमान लगाया कि यह कहीं इसी रेंज में होगा, दक्ष ने अपने प्रतिबिंब को घूरते हुए कहा। मुझे बाहर जाकर उसे बताना चाहिए, पिछले 3 सालों में वह बहुत परेशान रही होगी, उसने कहा और पीछे मुड़ा, लेकिन अचानक उसे कुछ ख्याल आया। सबसे पहले मुझे उचित कपड़े पहनने की जरूरत है, दक्ष ने अपनी अलमारी की ओर चलते हुए कहा। चूंकि मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ वे मुझे फिट आते हैं, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि मेरी माँ ने मेरे लिए बड़े कपड़े खरीदे होंगे। शायद वहाँ कहीं कोई अच्छी आउटडोर ड्रेस हो, दक्ष ने अपनी अलमारी खोलते हुए कहा। क्या हुआ? वे अभी भी यही हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने देखा कि उसके पुराने कपड़े अभी भी यही थे, ठीक वैसे ही जैसे वे पहले थे। उसने देखा कि नए डिब्बे में और कपड़े रखे गए थे, बिना उसके पहले पहने कपड़ों को छेड़े। ये तो अच्छा लग रहा है। उसने एक एक करके नए कपड़े चुने, फिर उसने अपने लिए एक ऐसा सेट चुन लिया जो उसे पसंद आया और उसने सोचा। उन्होंने एक शानदार नीले रंग की पोशाक पहनी थी, जिसके ऊपर एक ड्रैगन की कढ़ाई वाला सुनहरा लबादा था। अब बहुत बेहतर है, दक्ष ने शीशे में खुद को देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दक्ष ने दरवाजा खोला, एक आवाज आई और उसके बाद एक जोरदार आवाज आई।
वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला और देखा कि एक सुंदर लड़की जो देखने में 20 साल की लग रही थी, जमीन पर लेटी हुई थी, जबकि उसी उम्र की एक और लड़की जमीन पर गिरी प्लेट और गोली उठा रही थी। दोनों ने एक साथ दक्ष की ओर देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो गई तथा उनके सुंदर चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई। तुम जाग गए। प्लेट उठाने वाली लड़की ने प्लेट जमीन पर रख दी और तुरंत दक्ष के पास दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। दक्ष को लड़की की कोमल सीना उनके शरीर के बीच दबी हुई महसूस हो रही थी क्योंकि वह उसे गले लगा रही थी। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथों का क्या करे जो अजीब तरह से हवा में लटके हुए थे। आह मैं, दक्ष ने हल्के से कहा। हाँ युवा मास्टर, लड़की ने कहा और अपनी थोड़ी गीली आंखों से दक्ष की आंखों में देखा, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह दक्ष के कितने करीब थी। वह दक्ष की हल्की सांसों को महसूस कर सकती थी क्योंकि उनके आईपीएस सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थे। दक्ष ने उसके रसीले आईपी को देखा और उसके एक हिस्से ने उसे अपना चेहरा बस कुछ इंच आगे बढ़ाने और उसके उन लाल आईपी को ने के लिए कहा। जू, तुम भी यहीं हो? दक्ष ने उनके पीछे खड़ी लड़की को देखा। यह उसकी बहन जू थी जो जमीन पर गिर गई थी। उसने खुद को संभाला और उन दोनों को देख रही थी। आह, मेई ने जल्दी से अपने और दक्ष के बीच कुछ दूरी बना ली, लेकिन उसने अपनी नजरें उससे नहीं हटाई। बहन, मेई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसने देखा कि जू आगे बढ़कर दक्ष को भी गले लगा रही है। क्या यह मेरा भाग्यशाली दिन है या क्या? दक्ष ने सोचा, क्योंकि वो जू को देखकर चौंक गया था, जो आमतौर पर अधिक विनम्र रहती थी और उसे गले लगा रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो, जू ने अपनी नर्म आवाज में कहा और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। आह शुक्रिया, दक्ष ने जवाब दिया और आखिरकार हार मान ली और अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। मेई ने अपनी बहन को ईर्ष्या से देखा। मैं ऐसा करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं बस एक पल और ऐसे ही रह सकती हूँ? जू ने बड़बड़ाते हुए उसे गले लगाया। दक्ष ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे। दक्ष उसकी धड़कन महसूस कर सकता था जबकि वो उसकी धड़कन महसूस कर सकती थी। कुछ सेकंड के बाद वो उससे अलग हो गई। मैं इस तरह के दुर्व्यवहार के लिए बहुत खेद व्यक्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर मेरी अशिष्टता को माफ कर देंगे, जू ने कहा और उसने थोड़ा झुकाया। आह मैं भी, मेई ने जल्दी से कहा और वह भी झुक गई। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह हाँ, वो गोली क्या है? दक्ष ने जमीन पर पड़ी गोली को देखते हुए कहा। आह, मैं तो इस बारे में पूरी तरह से भूल ही गई थी, मेई ने कहा और जल्दी से गोली उठा ली। यह एक बहुत ही अद्भुत गोली है जो परिवार तुम्हें तब से पोषण प्रदान करने के लिए दे रहा था जब तुम इतने लंबे समय तक कोमा में रही थी, जू ने दक्ष से कहा जब वह उसकी आंखों में देख रही थी। ओह हाँ, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं खा सकता था, हालांकि यह गोली काफी महंगी होगी, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने सुना है कि यह राज्य के एक महान कीमियागर द्वारा बनाया गया है। ये बहुत महंगा है, लेकिन मुझे यकीन है कि परिवार इसे खरीद सकता है, मेई ने गोली पकड़ते हुए जवाब दिया। ओह, वैसे मैं कितनी देर तक सो रहा था? दक्ष ने उनसे पूछा। 3 साल 2 महीने और 21 दिन, जू और मेई दोनों ने एक ही समय पर जवाब दिया। वाह, बहुत समय बीत गया। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों पिछले 3 सालों में और भी खूबसूरत हो गई हो, दक्ष ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया क्योंकि वो उनके सुडौल शरीर को देख रहा था। आप और भी अधिक सुंदर हो गए हैं युवा स्वामी, मेई ने अपना सिर नीचे झुकाकर अपना चमकीला लाल चेहरा छिपाते हुए कहा। हा, क्या ये सही है? दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या मेरी माँ अपने कमरे में है? दक्ष ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। फिलहाल नहीं, मैडम ग्रेट हॉल में पैट्रियार्क और एल्डर्स की मीटिंग में है। उन्होंने सुना कि कई एल्डर्स आपसे जुड़ी किसी बात पर पैट्रियार्क से बात करना चाहते हैं, इसलिए वो पैट्रियार्क के साथ मीटिंग में शामिल होने चली गई, जू ने अजीब भाव से कहा। ओह, मेरा क्या? दक्ष ने पूछा।
मैं युवा स्वामी से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, जू ने खेद भरे भाव से कहा। ठीक है, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा, तुम दोनों यहीं रह सकते हो। दक्ष मुस्कुराया और चला गया। हम आपके साथ आ रहे हैं युवा स्वामी, दोनों ने कहा और उसके पीछे चल पड़े। ठीक है, लेकिन आप ग्रेट हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते, दक्ष ने आगे चलते हुए कहा। वो लॉन कबीले की विशाल हवेली से गुजरा। कबीले के ज्यादातर सदस्य उसे पहचान भी नहीं पाए क्योंकि उन्होंने पिछले 3 सालों में दक्ष को नहीं देखा था और उससे पहले भी उसे बमुश्किल ही देखा था। जो लोग उसे बमुश्किल पहचान पाए वे चौंक गए क्योंकि वे उसे अपने पास से गुजरते हुए घूरते रहे। दक्ष जल्द ही ग्रेट हॉल के पास पहुंच गया। वह दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से आवाज सुनाई दी। जितना ज्यादा उसने सुना, उतना ही ज्यादा गुस्सा आया। दक्ष जल्द ही ग्रेट हॉल के पास पहुंच गया। वह दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से आवाजें सुनाई देने लगी। जितनी ज्यादा उसने आवाजें सुनी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। कुलपति, मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में ध्यान से सोचें। आखिरकार कबीले का भविष्य इस पर निर्भर करता है। अंदर से एक आवाज आए, इस बारे में ध्यान से सोचो। क्या तुम मेरे बेटे को... तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। को मारने की बात नहीं कर रहे हो? एक महिला की आवाज गुस्से में दहाड़ी। मैडम सिमा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा हम केवल इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम कबीले की और उससे भी ज्यादा उसकी परवाह करते हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। पिछले 3 सालों से कबीला उसे हर रोज इतनी महंगी गोली खिला रहा था। हालांकि हमारे पास उसे जीवन भर गोली खिलाने की क्षमता है, लेकिन सोचिए कि इससे कबीले पर कितना बोझ पड़ेगा। हम एक सर्वोच्च कबीला है, लेकिन फिर भी हमारे संसाधन सीमित है। हम अगले 100 सालों तक उसके लिए वो गोलियां खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कबीले के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, उसी बुजुर्ग ने कहा। मेरे बेटे की क्या परवाह, तुम सिर्फ लालची हो और संसाधनों और अपने फायदे के बारे में चिंतित हो। क्या तुम इतने गरीब हो कि सिर्फ कुछ संसाधनों के लिए मेरे बेटे की जान लेना चाहते हो? पल्लवी गुस्से में दहाड़ उठी। छोटे जियाई, शांत मन से इसके बारे में सोचो। वह 3 साल से इस हालत में था। हर चिकित्सक उसकी जांच करने आया था, लेकिन सभी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था और वे उसका इलाज नहीं कर सकते। भले ही हम इसे कोमा के रूप में सोचें, बस इस बात पर विचार करें कि उसकी आत्मा को कितनी पीड़ा हो रही होगी क्योंकि हम उसे इस दुनिया में ऐसी हालत में रख रहे हैं। भले ही हम उसे गोलियों का उपयोग करके अगले 50 वर्षों तक जीवित रखें, कोई लाभ नहीं होगा। वह नहीं उठेगा, वह बस उसी अवस्था में रहेगा। उसकी आत्मा उसके शरीर में फंसी रहेगी क्योंकि आप उसे इस क्रूर भाग्य से मुक्त करने के लिए तैयार नहीं थे, किसी और ने कहा। दक्ष ने इसे सर्वोच्च बुजुर्ग लॉन्गहुआ की आवाज के रूप में पहचाना। एक माँ के रूप में अपने बेटे के कल्याण के बारे में सोचो, उसे इस क्रूर भाग्य से मुक्त करो, सुप्रीम एल्डर लॉन्गहुआ ने आगे कहा। तुम भगवान नहीं हो। ऐसा सोचना बंद करो कि तुम्हें पता है कि मेरा बेटा जागेगा या नहीं। तुम्हें बस यही चिंता है कि तुम्हारे दूसरे बेटे को बड़े होने पर पर्याप्त संसाधन नहीं मिलेंगे, पल्लवी ने गुस्से से भरे लहजे में कहा, विनम्रता की जरा भी परवाह नहीं की। कुलपति, इस मामले पर केवल आप ही निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आप इस कबीले के कुलपिता हैं और उसके दादा भी। आपको चुनाव करना होगा, उसकी आत्मा की शांति और संसाधनों की बचत या उसकी आत्मा को पीड़ा देने के लिए संसाधनों को बर्बाद करना, सुप्रीम एल्डर लॉन्गहुआ ने तेज प्रताप की ओर देखते हुए कहा। मेरा निर्णय बहुत स्पष्ट है, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा पोता संसाधनों की कमी के कारण नहीं मरेगा। कबीले के पास बहुत सारे संसाधन हैं और अगर कभी इसकी कमी हुई तो हम और भी अधिक कमा सकते हैं। लेकिन किसी को भी मेरे पोते और उसे क्या मिल रहा है, इस बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, तेज प्रताप ने गहरी आवाज में कहा, जो बड़ों में डर पैदा करने में सक्षम थी।
लेकिन सुप्रीम एल्डर कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक आवाज सुनकर रुक गया। सुप्रीम एल्डर, क्या आपने कुलपति का आदेश नहीं सुना? आपको पता होना चाहिए कि उनका आदेश इस कबीले का कानून है जिसका सभी को पालन करना चाहिए। सभी ने एक आवाज सुनी। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और देखा कि दक्ष अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश कर रहा था और उसने दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। सभी लोग चौंक कर अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दादाजी? दक्ष ने मासूमियत भरे लहजे में पूछा। हाँ, सही सही। अब समय आ गया है कि तुम जाग जाओ, तेज प्रताप ने जोरदार हंसी के साथ कहा, क्योंकि उसके चेहरे पर राहत देखी जा सकती थी। दक्ष ने अपना चेहरा अपनी मां की ओर घुमाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसकी बाहों में आ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। पल्लवी ने दक्ष को कसकर गले लगाया। उसे लगा कि अगर वह उसे छोड़ देगी तो वह एक सपने की तरह गायब हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू उसके कंधों पर गिरते रहे, जिससे उसके कंधे गीले हो गए। उसने अपनी बाहें उसकी पीठ पर रखी और उसे गले लगा लिया। सब ठीक है माँ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके आंसू नहीं रुके बल्कि और बढ़ गए। युवा भतीजे, ये चमत्कार है कि तुम जाग गए हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, सुप्रीम एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह उनके पास पहुंचे। हर बुजुर्ग ने बधाई देना शुरू कर दिया, लेकिन जो लोग कुछ क्षण पहले सर्वोच्च बुजुर्ग से बात कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। युवा भतीजे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैं इसके लिए 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ, सर्वोच्च बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, क्या बात है? मैं तुम्हें और इंतजार नहीं करवाना चाहता, इसलिए तुम मुझसे अभी पूछ सकती हो, दक्ष ने पल्लवी को अपनी बाहों में लेकर कहा और उसे अभी भी कसकर गले लगा रहा था और यह विश्वास करने की कोशिश कर रहा था कि यह कोई सपना नहीं था। क्या तुम्हें कोमा से ठीक पहले का समय याद है? सर्वोच्च बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, मुझे पता है, दक्ष ने जवाब दिया। यह अच्छा है। तो मेरा सवाल ये है कि उत्तरी जंगल के लिए हवेली छोड़ने से एक दिन पहले क्या आप मेरे बेटे लॉन्ग सू के कमरे में गए और उसके नौकर को मार डाला? सुप्रीम एल्डर ने पूछा। हाँ, मैं भाई सू के आंगन के पास से गुजर रहा था जब मैंने उस नौकर को दादाजी के बारे में बुरा भला कहते सुना, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसे मार डाला, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, क्या तुम्हें यकीन है? वो कुलपति के बारे में बुरा क्यों बोलेगा? सुप्रीम एल्डर लॉन्ग हुआ ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, मुझे यकीन है कि ऐसा हुआ होगा। तुम मुझे झूठा कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे होगे, है ना? दक्ष ने मासूमियत से पूछा। तेज प्रताप ने सुप्रीम एल्डर को थोड़ी गुस्से भरी नजर से देखा। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, उसने जल्दी से जवाब दिया। वैसे भी तुमने उसे मार डाला। मेरा मतलब है कि उसे उसके पितामह के बारे में बुरा भला कहने के अपराध के लिए दंडित किया और तुम उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गए, सुप्रीम एल्डर ने आगे कहा। ठीक है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं पूछना चाहता था, क्या तुम जंगल के अंदर लॉन्ग सू से मिले थे? वो वहां से वापस नहीं लौटा और कहीं नहीं मिला। मेरा मानना है कि वो उस जंगल में कहीं था, सुप्रीम एल्डर ने बड़बड़ाया। क्या आप मुझ पर उसे मारने का संदेह कर रहे हैं? सर्वोच्च बुजुर्ग, मैं सिर्फ एक प्रथम चरण गठन स्थापना क्षेत्र साधक हूँ। मैं उसके सिर पर एक बाल भी चोट नहीं पहुँचा सकता, दक्ष ने बड़बड़ाया। मैं तुम्हें उसकी हत्या के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम उससे मिले थे या उसे किसी के साथ देखा था, सुप्रीम एल्डर ने पूछा। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बड़ी बहन सू से नहीं मिल पाया, दक्ष ने कहा और उसने मासूम नजर से सुप्रीम एल्डर की ओर देखा। ओह, ठीक है, सुप्रीम एल्डर ने संदेह भरे स्वर में कहा और धीरे धीरे वापस चलने लगे। कुलपति, शुक्र है कि युवा भतीजा जाग गया है, इसलिए इस बैठक की कोई जरूरत नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ, सुप्रीम एल्डर ने ग्रेट हॉल से बाहर निकलते हुए कहा। अन्य एल्डर भी हॉल से बाहर चले गए, लेकिन बाहर निकलने से पहले उन्होंने कुलपति को बधाई दी।
कुछ देर बाद कमरे में केवल दक्ष, पल्लवी और तेज प्रताप ही बचे थे। आहम, माँ, मैं गायब नहीं होने वाला, क्या तुम मुझे अब आजाद कर सकती हो? दक्ष ने कुछ मिनट उसी स्थिति में रहने के बाद पूछा और देखा कि वह उसे आजाद नहीं कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेगी। तुम्हें पता है, तुम बहुत परेशान करने वाले बच्चे हो। तुमने पिछले 3 सालों में अपनी माँ को बहुत परेशान किया है। मैंने पिछले 3 सालों में उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी, लेकिन मैंने लगभग हर दिन उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। उसने अपना ज्यादातर दिन तुम्हारे कमरे में बिताया और तुम्हें सोते हुए देखा। वह मुश्किल से ही तुम्हारे कमरे से बाहर निकली और पिछले 3 सालों में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। तेज प्रताप ने भारी स्वर में कहा। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया और उसने भी उसे कसकर गले लगा लिया। माफी मत मांगो, बस माँ को गले लगाने दो, पल्लवी ने जवाब दिया। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं ठीक हूँ, दक्ष ने कहा और उसे गले लगा लिया और पारिवारिक प्यार की गर्माहट में खो गया। उसने अंततः दक्ष को अपने आलिंगन से मुक्त कर दिया, लेकिन अभी भी उसके कंधों को पकड़े हुए थी और उसकी आंखों में देख रही थी। मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। मेरा दिल तीसरी बार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पल्लवी ने कहा और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल गई जो उसकी आंखों में आंसू के विपरीत थी। मैं वादा करता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें भूख लगी होगी। माँ अभी खाना लेकर आएगी। नहीं, मैं तुम्हारी पसंदीदा डिश खुद बनाऊंगी। मैं अभी आती हूँ, उसने कहा और जल्दी से दरवाजे की ओर भागी। वहाँ कुछ नहीं है। दक्ष उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वह पहले ही कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो बस इस बात से उत्साहित है कि उसका बेटा इतने सालों के बाद जाग गया था, तेज प्रताप ने हल्के से कहा और दक्ष के कंधों को थपथपाया। तो नौजवान, मुझे पता है कि तुम अभी जागे हो और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जियाई ने मुझे बताया कि तुम उत्तरी काले जंगल से वापस आने के तुरंत बाद कोमा में चले गए थे, और आश्चर्य की बात यह है कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें वहां जाने की अनुमति दी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने तुम्हें उत्तरी काले जंगल में जाने की अनुमति कब दी थी? तेज प्रताप ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। ये मुझे माफ कर दो दादाजी, मैंने माँ से झूठ बोला, दक्ष ने चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर के साथ कहा। मैं जंगल में जाकर असली जानवरों के खिलाफ अभ्यास करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि माँ मुझे वहाँ जाने की अनुमति नहीं देंगी और अगर मैं चला भी गया तो भी वह चिंतित रहेंगी। इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला कि आपने मुझे वहाँ जाने की अनुमति दी है और मुझे विशेष सुरक्षा कर्मी दिए हैं, दक्ष ने तेज प्रताप को समझाया। क्या तुमने लॉन्ग सू को मार दिया? क्या वह वही था जिसने तुम्हारे लापता होने पर तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी? वो व्यक्ति जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद के बिना अपना बदला लोगे? तुमने ट्रेजर हॉल के ट्रायल में 5वां चरण पास कर लिया है, जो कोई भी नहीं कर पाया था। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम्हें उस पर हमला करने का सही मौका मिलता तो तुम ऐसा कर सकती थी, तेज प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे लगता है कि उस नौकर को मारने और सीधे उत्तरी काले जंगल में जाने के पीछे कोई छिपा हुआ कारण है, तेज प्रताप ने आगे कहा। मुझे उसे मारने का अवसर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी उसे मारना कठिन नहीं है। वैसे क्या तुम सच सुनना चाहते हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आपने उसे मार दिया हो, लेकिन इसे कभी स्वीकार न करें। भले ही पूरा कबीला आपके खिलाफ हो, आपके दादा आपकी रक्षा करेंगे, तेज प्रताप ने धीमी आवाज में कहा। धन्यवाद दादाजी, दक्ष मुस्कुराया क्योंकि वह वास्तव में अपने दिल में खुश महसूस कर रहा था। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी माँ का ख्याल रखें। पिछले दशक में उन्होंने आपके पिता की हत्या सहित बहुत कुछ झेला है और आप ही एकमात्र कारण हैं जिसकी वजह से वह मुस्कुरा पा रही है, तेज प्रताप ने उदास भाव से दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। लगता है आज ये ग्रेट हॉल डाइनिंग रूम बन जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह एक खुशी का मौका है, तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा।
आपकी वास्तविक साधना क्या है, क्योंकि आप ट्रेजर हॉल की परीक्षा पास करने में सक्षम हैं और अभ्यास करने के लिए उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में जाने का साहस कर सकते हैं। तेजप्रताप ने मुस्कुराते हुए पूछा। कहीं आत्मा स्थापना क्षेत्र में? दक्ष मुस्कुराया और उसने बिना किसी भाव भंगिमा के झूठ बोला। कौन सा मंच? तेजप्रताप ने फिर पूछा। 5वां चरण, दक्ष ने उत्तर दिया। अद्भुत। जब एल्डर यांग ने मुझे बताया कि आपने ट्रेजर हॉल की दूसरी मंजिल पर बैरियर पार कर लिया है, तो मैंने इस संभावना के बारे में सोचा, लेकिन इस पर पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल था। तो आपने ये कैसे किया? जब से आप ठीक हुए हैं, उस क्षण तक जब आप वीर्यपात में गए थे, तब तक केवल कुछ ही दिन हुए थे। आप इतनी जल्दी उस स्तर तक कैसे पहुंच गए? तेजप्रताप ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। मुझे लगता है कि यह किस्मत की बात है। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने पाया कि मेरे शरीर के अंदर बहुत सारा औषधीय सार जमा हो गया था। मैंने साधना के दौरान इसका पूरा उपयोग कर लिया और आत्मा स्थापना क्षेत्र के 5वें चरण तक पहुंचने से पहले ही सारा औषधीय सार खत्म हो गया। दक्ष ने उत्तर दिया। यह सही है। गोलियों में ऐसे पौधे होते हैं जो शुद्ध क्यूई से भरे होते हैं, तो दवाइयां प्रभावी न होने का कारण उनका सार था। उपयोग किए जाने के बजाय यह आपके शरीर के अंदर संग्रहित हो रहा था। ये संभव है कि आपके दुर्घटना के बाद 4 वर्षों में हमने आपको जो सैकड़ों दवाइयां खिलाईं, वे आपको उच्च क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम थी, लेकिन 5वें चरण तक पहुंचना, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि यह आपकी प्रतिभा के कारण अधिक है कि आप इस स्तर तक पहुंच गए, जबकि सार ने आपको मदद प्रदान की। तेजप्रताप ने एक विचारशील भाव के साथ कहा। हम वापस आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर से एक खुश आवाज आई और पल्लवी अंदर चली गई। उसके पीछे जू और मेई भी थी, जो दोनों अपने साथ खाना लेकर आए थी। खाना जल्द ही मेज पर रख दिया गया। तुम नहीं खाओगे? दक्ष ने तेजप्रताप की ओर देखते हुए पूछा, जो बाहर की ओर जा रहा था। मैं पहले ही खा चुका हूँ। तुम अपना खाना खाओ। मैं कल रात तुम्हारे स्वास्थ्य के उपलक्ष्य में एक बड़ी दावत की तैयारी करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत से लोगों को आमंत्रित करना है। तेजप्रताप खुशी खुशी दरवाजे से बाहर चला गया। तुमने भी खाना खाया? दक्ष ने पल्लवी की ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी खा लिया है, पल्लवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सारा खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। दक्ष ने पल्लवी की ओर देखा और देखा कि उसके पीछे जू और मेई अपना सिर हिला रहे थे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उनका मतलब समझ लिया। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आओ और मेरे साथ खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा, दक्ष ने कहा और उसने सिमाजियाई की तरफ देखा। उसने बैठने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। वे दोनों खाने लगे, जबकि जू और मेई उन्हें जो भी चाहिए वो परोसती रहीं। दक्ष इस पल में खुश महसूस कर रहा था और कभी कभी उसे मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था। जैसे ही उन्होंने खाना समाप्त किया, दक्ष अपनी माँ के साथ अपने आंगन की ओर चला गया। उसके पीछे जू और मेई भी थे। जाओ आराम करो माँ, जहाँ तक मैंने सुना है तुमने पिछले कुछ सालों में ठीक से आराम नहीं किया है, दक्ष ने कहा जब वह पल्लवी के साथ उसके आंगन के पास पहुंचा। मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा इतने लंबे समय के बाद ठीक हो गया है। मैं उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती हूँ, पल्लवी ने अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा। नहीं, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं गायब नहीं होने जा रहा हूँ। मैं यहाँ अपने आंगन में रहूंगा ताकि तुम जब चाहो मुझे ढूंढ सको, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दक्ष ने उसे बीच में रोक दिया। कोई परंतु नहीं, अब आराम करो, हमारे पास बात करने के लिए आगे एक लंबा जीवन है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वह उदास होकर अपने आंगन की ओर चली गई। जू, मेई, वह अचानक पीछे मुड़ी और पुकारने लगी। हाँ मैडम, उन दोनों ने जवाब दिया और वे जल्दी से उसकी ओर चल पड़े। वह उन्हें अपने दरवाजे की ओर ले आई और उसने उनके और दक्ष के बीच एक लंबी दूरी बना दी। वह तुमसे पिछले 3 सालों में हुई घटनाओं के बारे में बताने के लिए कह सकता है। उसे यह मत बताना कि 3 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था, वो फुसफुसाते हुए बोली और उनके करीब पहुंच गई।
मिस से जुड़ी बात के बारे में? जू ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। उससे यह बात मत कहना, वो उसके बारे में नहीं जानता था और यह बेहतर है कि वह न जाने क्या हुआ और अज्ञानता में अपना जीवन जिए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए दक्ष की ओर देखा, जो दूर खड़ा होकर दृश्यों को देख रहा था। ठीक है मैडम, दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा। अब तुम जा सकती हो, उसके साथ रहो और उसकी उचित देखभाल करो, उसने कहा और दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चली गई। जू और मेई दोनों वापस दक्ष की ओर चल पड़े। माँ क्या बात कर रही थी? दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ओह, कुछ नहीं, बस कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जू ने सीधे चेहरे से कहा। ओह ठीक है, तो फिर चलो, दक्ष ने कहा और अपने आंगन की ओर चलने लगा। ये कौन है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? और 3 साल पहले क्या हुआ था? मुझे याद है कि उसने एक बार पहले भी इस नाम का उल्लेख किया था, दक्ष ने आश्चर्य जताते हुए चलते हुए कहा। हालांकि पल्लवी ने उसके बीच एक लंबी दूरी बना ली थी, फिर भी दक्ष उसकी फुसफुसाहट को स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। दक्ष ने देखा था कि मार्शल सोल बनाने के बाद से उसकी इंद्रियां पहले से बेहतर हो गई थी। वह ऐसी चीजें सुन पा रहा था जो उसे सामान्य रूप से नहीं सुननी चाहिए थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसका कारण क्या था। वह अपनी माँ को के बारे में बात करते हुए सुन रहा था और पूरे रास्ते उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। दक्ष अंततः अपने आंगन में पहुंच गया और उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे जू और मेई भी थे। वो कुर्सी पर बैठ गया और जू और मेई को अपने सामने की कुर्सियों पर बैठने को कहा। वे तुरंत बैठ गए। तो मुझे बताओ कि पिछले 3 सालों में मैंने कौन सी बड़ी चीजें मिस की? शुरुआत से शुरू करो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए कहा। पिछले 3 सालों में बहुत कुछ हुआ है गुरुजी। मैं सबसे पहले अपने परिवार से शुरुआत करूंगी। सर्वोच्च बुजुर्ग लॉन्गहुआ का सबसे बड़ा बेटा 3 साल पहले लापता हो गया था जब वह उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में गया था। सर्वोच्च बुजुर्ग खुद सुराग खोजने और चारों ओर पूछताछ करने के लिए जंगल में गए, लेकिन उन्हें लॉन्ग सू कहीं नहीं मिला। लोगों ने उसे उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में प्रवेश करते देखा, लेकिन किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। यहाँ तक कि उसके गाड़ी चालक ने भी कहा कि लॉन्ग सू कभी बाहर नहीं आया। जू ने लॉन्ग चेन को देखते हुए कहा। इसके अलावा युवा मास्टर के रहस्यमय कोमा में जाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। परिवार ने आपको ठीक करने के लिए सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। परिवार ने आपको जगाने के लिए इलाज खोजने वाले किसी व्यक्ति के लिए इनाम भी घोषित किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, जू ने आगे कहा। इसके अलावा पिछले साल आपके सबसे बड़े चाचा के बेटे यंग मास्टर लॉन्ग ने स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट दायरे के 5वें चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और ट्रेजर हॉल के परीक्षण को पारित करने के बाद स्पिरिट ग्रेड खजाना प्राप्त किया। आपके सबसे बड़े चाचा चाहते थे कि उन्हें वर्तमान पीढ़ी में यह उपलब्धि हासिल करने वाले कबीले में सबसे कम उम्र का नाम दिया जाए, लेकिन कुलपति ने बिना कोई कारण बताए उन्हें मना कर दिया, जू ने आगे कहा। और अंत में कुछ महीने पहले राज्य के तीसरे राजकुमार ने ग्रैंड एल्डर म्यू की बेटी मिस जू यंग से शादी करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन आपकी चचेरी बहन मिस जू यंग ने इनकार कर दिया। तीसरा राजकुमार अभी भी कभी कभी मिस जू यंग का दिल जीतने के प्रयास में उसे उपहार भेजता है, लेकिन वो हमेशा उन्हें खोले बिना ही वापस भेज देती है, जू ने दक्ष को देखते हुए कहा। ओह, राजकुमार जू उसे चाहता है। दिलचस्प है, यह उसके लिए बहुत बुरा है कि दक्ष ने आयशा के साथ अपनी पहली मुलाकात और अपने पहले चुंबन के बारे में सोचते हुए कहा। और क्या? दक्ष ने दोबारा पूछा और अपना पिछला वाक्य अचानक समाप्त कर दिया। यही सब कुछ है जो हमारे कबीले में हुआ। इसके अलावा आपके कुछ चचेरे भाई 4थे चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र में घुस गए, लेकिन उल्लेख करने लायक कुछ नहीं है, जू ने दक्ष को देखते हुए कहा।
अब मैं तुम्हें ड्रैगन शहर में घटित प्रमुख घटनाओं के बारे में बताऊंगी, मेई ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ो, दक्ष ने उससे कहा। पिछले 3 सालों में शाही परिवार में बड़े बदलाव हुए हैं। शाही परिवार में कई ऐसी चीजें हुई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया, मेई ने सोच समझकर कहा। जैसे क्या? दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। जू ने कहा, क्राउन प्रिंस ने अज्ञात कारणों से सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ने का निर्णय लिया, जिसके कारण पूरे शाही परिवार में प्रतिक्रियाओं की एक बड़ी श्रृंखला उत्पन्न हो गई। यह उचित नहीं है, अब मास्टर को बताने की मेरी बारी है, मेई ने अपनी प्यारी आवाज में विरोध किया। ठीक है, आप कह सकते हैं, जू ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मेई मुस्कुराई जब उसने दक्ष की ओर देखा और पाया कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। क्राउन प्रिंस ने ऐसा निर्णय लिया। ऐसा लगता है कि शाही परिवार में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। आप जारी रख सकते हैं, दक्ष ने उनकी ओर देखा और कहा।